Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss Punjab Land Revenue Act 1967. Dear students, इससे पहले हम इस एक्ट की डिफरेंट सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं और इस एक्ट का जो पर्पस था उसको हमने डिस्कस किया। अब ये जो एक्ट है ये बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में है। उन एग्रीकल्चरल लैंड से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है जिसको लैंड रेवेन्यू कहते हैं उसके बारे में है। ठीक है जी। अब ये जो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ जो सेक्शंस हैं उनको और उसके अलावा भी कुछ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अब ये जो चैप्टर 2 है वो डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अपॉइंटमेंट के बारे में है। आपको पता है कि डिवीजन क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। सबसे बड़ा जो होता है वो तो होता है प्रोविंस खुद, एक जो सूबा है वो होता है। फिर उस प्रोविंस को डिवाइड किया जाता है डिवीजन्स के अंदर। ठीक है। फिर उन डिवीजन्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन्स के अंदर। ये एक हायरार्की आपने याद रखनी है। सबसे बड़ा प्रोविंस, उससे छोटा डिवीजन, डिवीजन से छोटा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से छोटा सब डिवीजन। ठीक है जी। अब इस एक्ट के तहत भी क्या होगा, प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। सेक्शन 5 कहता है प्रोविंस जो है वो डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होंगे। द गवर्नमेंट में बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन क्रिएट डिवीजन्स इन द प्रोविंस। एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे के डिफरेंट डिवीजन्स को क्रिएट कर सकती है। अ डिवीजन विल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिवीजन के अंदर 2 या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी उसके मुताबिक। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस एज इट कंसीडर्स appropriate along with their limits and areas। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक प्रोविंस के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए उतने वो क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। उनकी लिमिट्स, उनके एरियाज़ वगैरह सारा कुछ गवर्नमेंट तय करेगी। सो सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या बनाती है, डिस्ट्रिक्ट्स बनाती है, डिवीजन्स बनाती है। उसके अलावा जो सब डिवीजन्स हैं ये सारे किसने डिसाइड करना, बनाना किसने है, गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन। ये आपने याद रखना है। उसके बाद द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन चेंज द नंबर और बाउंड्रीज ऑफ एनी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ को अगर चेंज करना चाहे तो वो कर सकती है। ये अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन्स। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिवाइड होंगे सब डिवीजन्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोविंस डिवाइड होता है डिवीजन्स में, डिवीजन्स डिवाइड होती हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिवाइड होता है सब डिवीजन में। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू द सब डिवीजन और तहसील। ये सब डिवीजन को तहसील भी कहते हैं। ठीक है। तहसील के बराबर होती हैं। अ सब डिवीजन में इंक्लूड 1 और मोर तहसील्स। अब ये जो सब डिवीजन्स हैं इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा तहसीलें हो सकती हैं। एंड गवर्नमेंट में डिक्लेयर देयर टेरिटोरियल लिमिट्स। इन तहसीलों की टेरिटोरियल लिमिट्स कौन डिक्लेयर करेगा, गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन चेंज द नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सब डिवीजन्स और तहसील। अब ये जो तहसील है या सब डिवीजन्स हैं इनकी अगर फ़र्ज़ करें बाउंड्रीज़ को चेंज करना पड़ता है तो कौन चेंज कर सकता है, गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिवीजन्स और तहसील्स, इनको बनाने की, इनकी बाउंड्रीज़ को चेंज करने की, ये सारी चीज़ें, ये सारी पावर्स किसके पास हैं, गवर्नमेंट के पास है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये जो रेवेन्यू एग्रीकल्चरल लैंड से जो टैक्स लेना है उसको डील करना है, उसके लिए जो ऑफिसर्स होंगे वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे और उनकी क्या क्या पावर्स होंगी उसको आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे।
सेक्शन 7 है जी क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर हैं कौन कौन से, ठीक है, इसकी एक पूरी क्लास है, उसको डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर द क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर एग्जिस्ट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब जो सबसे बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा वो कौन है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपने माइंड में रखना है। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, गवर्नमेंट कह सकता है, प्रोविंस कह सकता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट कह सकता है, और उसके अंदर एक ऑप्शन ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हो सकता है। तो आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माइंड में रखना है कि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पहला ऑफिसर कौन होता है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो सेकंड है वो है कमिश्नर। अब ये जो एक प्रोविंस था उसको आगे डिवाइड किया गया डिवीजन के अंदर। अब ये जो डिवीजन का ऑफिसर होगा वो कमिश्नर होगा, ये आपने याद रखना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबका जो है वो ऑफिसर है, पूरे ज़िले का ऑफिसर है, पूरे ज़िले की हाईएस्ट अथॉरिटी है। उसके बाद नीचे है कमिश्नर। कमिश्नर जो है वो बेसिकली कौन है? डिवीजन की हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टर, डिवीजन से छोटा क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट अथॉरिटी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जी कलेक्टर कहलाएगी। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर। कलेक्टर से छोटा होता है जी असिस्टेंट कमिश्नर एसी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से छोटा क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट से छोटा होता है सब डिवीजन। अब सब डिवीजन के अंदर या तहसील के अंदर कौन होगा? असिस्टेंट कमिश्नर होगा, ठीक है जी। उसके बाद उससे छोटा जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर है। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ये दो है जी असिस्टेंट कलेक्टर, एक फर्स्ट ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर है और एक सेकंड ग्रेड का असिस्टेंट कलेक्टर। ऐसे इनको तहसीलदार और सब तहसीलदार भी कहते हैं, ठीक है। ये तहसीलों के अंदर असिस्टेंट कलेक्टर होगा हर तहसील के अंदर, और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड होगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ये आपने माइंड में रखना है। तहसीलदार और सब तहसीलदार भी इनको कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अच्छा ये यही कुछ है, ये आपने याद रखने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 ऑफिसर्स हैं जो इस डिपार्टमेंट के हैं। सबसे बड़ा कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उससे छोटा कमिश्नर जो डिवीजन के अंदर होता है, उससे छोटा कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, उससे छोटा असिस्टेंट कमिश्नर जो तहसील या सब डिवीजन के अंदर होता है, उससे छोटा जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर, और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड होता है। तो ये सारे ऑफिसर्स हैं, इनको आपने ऐसे याद रखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स, ये जो कमिश्नर्स हैं और कलेक्टर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगी, वो देखते हैं। गवर्नमेंट विल अपॉइंट, पहली बात तो ये है कि आपने याद रखना है कि कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगी? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इसी तरह 2-3 और। तो आपने याद रखना है कि ये जो कमिश्नर्स हैं और कलेक्टर्स हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अ कमिश्नर फॉर एवरी डिवीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन के अंदर कमिश्नर होता है। अ कलेक्टर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर होता है। एडिशनल कमिश्नर, अब ये आपने याद रखना, एडिशनल कमिश्नर क्या होता है ये हमने पहले नहीं पढ़ा। एक एडिशनल कमिश्नर का ऑप्शन है, ये भी लगाया जा सकता है। एडिशनल से आपने याद रखना है कि ये असिस्टेंट होता है, मतलब है मदद करने वाला कमिश्नर। कमिश्नर के कुछ पावर्स उसको दी जा सकती हैं कि वो जाके यूज़ करके अपनी ड्यूटीज़ कर सके, ठीक है, उसको कहते हैं एडिशनल कमिश्नर। एंड एडिशनल कलेक्टर्स, ठीक है जी। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी तहसीलें, बहुत सारी ज़मीनें होंगी, उसको एक ही कलेक्टर या एक ही कमिश्नर जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए कुछ एक बंदा और ऐड किया जाता है जिसको एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर कहते हैं। ये भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसके बाद जी द गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडिशनल कमिश्नर फॉर अ डिवीजन, एक डिवीजन के अंदर कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर भी लगा सकती है।
ही वर्क्स अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर के नीचे वो काम करता है। ही कैन परफॉर्म एनी पावर्स आर ड्यूटीज़ ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर की कोई भी पावर, कोई भी ड्यूटी एडिशनल कमिश्नर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एडिशनल कलेक्टर फॉर द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एडिशनल कलेक्टर भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। डिवीजन के अंदर एडिशनल कमिश्नर लगाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल कलेक्टर लगाया जाता है। ही वर्क्स अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के अंडर जो है वो काम करता है एडिशनल कलेक्टर। ही कैन परफॉर्म एनी पावर और ड्यूटी ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर की जो भी ड्यूटीज़ और पावर्स हैं उनको वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स, ये सेक्शन 10 है, इनके बारे में देखते हैं। द गवर्नमेंट में अपॉइंट इन अ डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट, एक तो थे ना ये ऊपर हमने जो पढ़े हैं वो एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर्स थे। अब ये जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर्स तहसीलों के अंदर होते हैं, सब डिवीजन्स के अंदर होते हैं। तो गवर्नमेंट जितने चाहे असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर्स जो हैं वो लगा सकती है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के, एज इट कंसीडर नेसेसरी, जितने वो ज़रूरी समझे। द गवर्नमेंट में प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब डिवीजन अंडर एन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो सब डिवीजन की है वो असिस्टेंट कमिश्नर के तहत काम करती है। एंड मे आल्सो गिव हिम कलेक्टर्स पावर अंडर सेक्शन 16। अब आपको पता चल गया ये जो असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं ये कहाँ पे काम करते हैं, सब डिवीजन लेवल पे काम करते हैं, ये जी लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये आपने इनके दरमियान एक फ़र्क रखना है। असिस्टेंट कमिश्नर, इससे पहले क्या था एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर कहाँ पे होता था, डिवीजन के अंदर। असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ पे होता है, सब डिवीजन के अंदर। ठीक है, एडिशनल कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है और असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो सब डिवीजन में होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट में आल्सो गिव कलेक्टर पावर्स टू एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। अब ये जो कलेक्टर की पावर्स हैं ये फर्स्ट ग्रेड का जो असिस्टेंट कलेक्टर है, जो तहसीलदार है, उसको भी ये पावर्स दी जा सकती हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। एनी पावर्स ग्रांटेड टू एन असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी पावर जो असिस्टेंट कमिश्नर को दी गई है, आर असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर को, आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके ऊपर जो उनका ऑफिसर होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा वो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये आपने याद रखना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर तहसील सब डिवीजन्स के अंदर होते हैं और सब डिवीजन से बड़ी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो कौन है, इन दोनों से बड़ा है और इन दोनों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं तहसीलदार्स। द चीफ ऑफिसर इन चार्ज एंड लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तहसील इज कॉल्ड तहसीलदार। सो तहसीलदार किसी भी तहसील का इंचार्ज होता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। अ तहसीलदार में बी गिवन पावर्स ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर की ड्यूटीज़ इसको दी जा सकती हैं एज अलाउड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के तहत उसको अलाउ होंगी। सर्टन अपॉइंटमेंट टू बी नोटिफाइड, कुछ अपॉइंटमेंट आपने जो है वो याद रखनी है। द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑल ऑफिसर्स अंडर दिस चैप्टर मस्ट बी मेड बाय नोटिफिकेशन। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो भी कमिश्नर, कलेक्टर्स, एडिशनल कमिश्नर, ये सारे लोग लगाए जाएंगे, उनका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस नोटिफिकेशन के तहत जारी होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी सुप्रीडेंट एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे बड़ी मैंने बताया गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से छोटा कौन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अच्छा जी। उसके बाद है जी द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ जर्नल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द अदर ऑफिसर्स। अब ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सब की सुपरविजन कर रहा है, कमिश्नर की भी, कलेक्टर की भी, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर, सब की सुपरविजन कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जर्नल सुपरविजन है।
ठीक हो गया जी। ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स आर सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे काम करते हैं। अ कमिश्नर कंट्रोल्स ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब कमिश्नर की बात करते हैं। कमिश्नर कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से छोटा है। ये तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है इन डिवीजन के अंदर। कमिश्नर डिवीजन के अंदर होता है जैसा कि मैंने बताया, बट ओनली सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, मतलब ये कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ये नीचे होता है कमिश्नर, और बाकी सब के ये क्या होता है, ऊपर काम करता है। अ कलेक्टर कंट्रोल्स ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन डिस्ट्रिक्ट, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको कलेक्टर कंट्रोल करता है, बट ओनली सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द कमिश्नर। और खुद वो जो है कलेक्टर जो है वो किसके तहत काम कर रहा है? कमिश्नर के तहत, और उससे बड़ी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके तहत भी। उसके बाद सेक्शन 14 है पावर्स टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विदड्रॉ एंड ट्रांसफ़र केसेस। अब ये जो काम है इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और केसेस वगैरह को ट्रांसफ़र कौन करेगा, ये अभी हम देखते हैं। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाई रिटन ऑर्डर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिटन ऑर्डर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट एनी बिजनेस हैंडल्ड बाई अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर इट्स कंट्रोल। ये जो बोर्ड है वो किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को काम दे सकता है, जो भी ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, उसको असाइन कर सकता है। विदड्रॉ एनी केस फ्रॉम सच रेवेन्यू ऑफिसर, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के अंडर कोई केस चल रहा है, कोई काम है, कोई उसकी ड्यूटी है, कोई उसकी पावर है, उसको अगर वो हटाना चाहे, उससे लेना चाहे, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो ले भी सकता है, उसको असाइन भी कर सकता है, ले भी सकता है। सिमिलरली अ कमिश्नर और कलेक्टर मे बाय रिटन ऑर्डर, इसी तरह कमिश्नर और कलेक्टर से भी वो ये सारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो काम ले सकता है और उससे विदड्रॉ भी करवा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट और विदड्रॉ एनी बिजनेस केस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर देयर ऑन कंट्रोल। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। इफ़ अ केस इज़ विदड्रॉन, अगर किसी से को काम ले लिया जाता है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिस्पोज ऑफ इट itself or refer it by a written order to any other revenue officer for disposal। अगर कोई केस था या कोई काम था किसी ऑफिसर से ले लिया गया, तो अब क्या किया जाएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर वो काम खुद करेगा, वो केस खुद हैंडल करेगा, या किसी और को भी असाइन, किसी और ऑफिसर को असाइन कर सकता है। तो ये पावर्स हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। उसके बाद है दी सिमिलरली अ कमिश्नर और कलेक्टर में डिस्पोज ऑफ द विदड्रॉन केस। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह जो कमिश्नर है, कलेक्टर है, वो क्या कर सकते हैं कि जो केस है वो भी ले सकते हैं, वो भी किसी अपने तहत ऑफिसर से केस विदड्रॉ कर सकते हैं। themselves आर रेफर इट टू एन अदर रेवेन्यू ऑफिसर अंडर देयर कंट्रोल, और वो जो केस उन्होंने विदड्रॉ किया उसको खुद हैंडल कर सकते हैं या किसी और ऑफिसर को वो असाइन कर सकते हैं। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अलाउज एनी रेवेन्यू ऑफिसर टू एक्सरसाइज पावर्स आर हैंडल बिजनेस बियॉन्ड देयर लीगल ज्यूरिस्डिक्शंस। अब इस एक्ट में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जो उनको लीगल ज्यूरिस्डिक्शंस हैं उनकी जितने दायराकार है काम करने का, उनके जो पावर्स दी जा रही हैं उससे हट के कोई भी ऑफिसर जो है वो काम नहीं कर सकता। मतलब ये कि कोई किसी ऑफिसर की ड्यूटी थी फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर वाली, और वो ड्यूटी करना शुरू हो जाए कमिश्नर वाली, तो फिर ये वाला अलाउ नहीं होगा, ये वाला काम ऑफिसर्स को। उसके बाद बात करते हैं जी कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस। द गवर्नमेंट में अपॉइंट वन पर्सन इफ लीगली कम्पिटेंट टू होल्ड 2 or more ऑफिसेज अंडर दिस चैप्टर एट द सेम टाइम। अच्छा, ये जो ऑफिसेज का मतलब है काम या ड्यूटीज़, अगर गवर्नमेंट समझती है कि कोई ऐसा बंदा है जो कॉम्पिटेंट है, इसको एक से ज़्यादा ड्यूटीज़ भी दी जा सकती हैं, एक से ज़्यादा ऑफिसेज दिए जा सकते हैं, तो वो उसको दे सकती है गवर्नमेंट। ऑफिसेज अंडर दिस चैप्टर एज सेम एज टाइम पावर्स सारी उनको मिल जाएंगी पावर्स। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेक्शन कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनको पावर्स कौन देगा, कैसे देगा, वो देखते हैं। द गवर्नमेंट देगी बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन
ऑल आर सम ऑफ द पावर्स, कोई भी पावर्स जो हैं वो दी जा सकती हैं, ऑफ अ कमिश्नर और कलेक्टर एंड मे आल्सो विदड्रॉ सच पावर्स, किसी भी बंदे को कमिश्नर की पावर भी दे सकता है, कलेक्टर की पावर भी दे सकता है, और किसी से अगर ये पावर्स लेनी है तो गवर्नमेंट ले भी सकती है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे बाय नोटिफिकेशन कन्फर ऑन एनी पर्सन ऑल और सम ऑफ द पावर्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी बंदे को पावर्स ले सकता है, ठीक है, ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर की एंड मे आल्सो विदड्रॉ सच पावर्स। अब ये याद रखना है कि असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स हैं, ये जो कलेक्टर की या कमिश्नर की पावर्स हैं वो गवर्नमेंट दे सकती है, ये ऊपर हमने देखा है, ठीक है। अब ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो किसकी पावर्स दे सकता है, वो असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स किसी और को ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं, पर्सन गिवन पावर्स अंडर दिस सेक्शन कैन एक्सरसाइज दैम ओनली विद इन द लोकल लिमिट्स एंड टाइप्स ऑफ केसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो उसको पावर्स दी जाएंगी वो उन पावर्स को अपनी ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर, लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल करेगा और उन केसेस पर इस्तेमाल करेगा जिन केसेस के लिए वो पावर्स उसको असाइन की गई हैं, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी। फॉर दैट पर्पज ही विल बी कंसीडर्ड एज इफ ही वर अ कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर डिपेंडिंग ऑन विच पावर्स आर गिवन, ठीक है जी। इस मकसद के लिए पावर्स जो हैं वो देखी जाएंगी कि उसको उसने जो इस्तेमाल की हैं वो कमिश्नर था, वो कलेक्टर था, कौन था, उसके मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक वो पावर्स को इस्तेमाल करेगा। फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इफ़ द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई विच क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर शुड परफॉर्म अ फंक्शन, अगर ये एक्ट ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सी क्लास जो है वो कौन से फंक्शन करेगी, मतलब कलेक्टर के फंक्शन नहीं बताए हुए या फिर कमिश्नर के फंक्शन नहीं बताए हुए, तो फिर क्या होगा, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिसाइड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिसाइड कर सकता है थ्रू नोटिफिकेशन विच क्लास विल परफॉर्म इट, ठीक है जी। उनके फंक्शंस जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिफाइन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफ़र। मसलन एक रेवेन्यू ऑफिसर को एक इलाके से दूसरी जगह पर, दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उस ट्रांसफ़र करने की वजह से उसकी जो पावर्स हैं या फंक्शंस हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पावर्स और फंक्शंस उसकी एज इट इज़ रहेंगी, रिटेन रहेंगी, रिटेंशन होगी, ठीक है जी। इफ़ अ रेवेन्यू ऑफिसर इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकल एरिया टू एन अदर, ही विल कीप द सेम पावर्स इन द न्यू लोकल एरिया एज लॉन्ग एज ही इज़ ऑफ द सेम और हायर क्लास, ठीक है जी, अनलेस द गवर्नमेंट और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट्स अदरवाइज। अगर उसकी पावर्स चेंज करनी है तो वो चेंज करेगी गवर्नमेंट या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ये अपनी कैसे ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे उनको हम देखते हैं चैप्टर 4 में। सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, a revenue officer must follow the directions and control of the officer to whom he is subordinate। एक रेवेन्यू ऑफिसर जिस ऑफिसर के नीचे काम कर रहा है वो उस अपने बॉस की जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जितनी भी उसके आर्डर्स हैं उनको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है जी। उसका बॉस उसको कंट्रोल कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल कमिश्नर के नीचे कलेक्टर है तो कलेक्टर कमिश्नर को यस बॉस कहेगा, कलेक्टर के नीचे कौन है, असिस्टेंट कलेक्टर है तो वो जो है वो कलेक्टर को यस बॉस करेगा। तो इस तरह का ये बताया जा रहा है सिस्टम। दिस अप्लाइज टू द प्लेस, टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। ये प्लेस, टाइम और मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ के मुताबिक ये सारा सिस्टम चलेगा। उसके बाद है पावर टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाई जाती हैं। अब वो रेगुलेशंस कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा, और उसकी अप्रूवल कहाँ से लेगा, गवर्नमेंट से लेगा, ठीक हो गया जी। द प्रोसीजर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर इन केसेस नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड बाय दिस एक्ट। अगर इस एक्ट में ये होता है कि कोई जो है वो प्रोसीजर रेवेन्यू ऑफिसर्स का नहीं बताया जाता, रेगुलेटिंग प्रोसीजर, तो वो क्या कौन बना सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद। सच रूल्स मस्ट नॉट कंट्राडिक्ट दिस एक्ट। ये जो नई रेगुलेशंस या रूल्स बनाए जाएंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा, वो इस एक्ट के
अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, कंट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, इसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए। These rules may include for example how to enforce ejectment orders। ejectment orders का मतलब है किसी को ज़मीन से निकालना है तो उसके ऑर्डर्स, ठीक है। how to enforce ejectment order removal from the land, किसी बंदे को ज़मीन से निकालना है, किसी की ज़मीन है उसको वहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, उस बंदे को इजेक्ट करना है, तो उसके लिए जो रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, तो ये जो रूल्स हैं ये कौन बना सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाउ टू डिलीवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल लैंड है, उसकी पोजीशन किसी और को देनी है, किसी और को बेचनी है, तो वो रूल्स जो हैं उसके रेगुलेशंस कौन बना सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द रूल्स में आल्सो गिव रेवेन्यू ऑफिसर्स पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, इंक्लूडिंग सिविल कोर्ट की पावर भी देते हैं ये रूल्स रेवेन्यू ऑफिसर्स को। हैंडलिंग कॉन्टेम्प्ट, रेजिस्टेंस और सिमिलर इश्यूज इन एक्सिक्यूटिंग इजेक्टमेंट और डिलीवरी ऑर्डर्स। अगर कोई बंदा आगे से क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, कोई इशू क्रिएट करता है, तो सिविल कोर्ट्स वाली सारी पावर्स जो हैं वो इनके पास होंगी। अब आपको पता है कि ये वाला जो एक्ट है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये पीरा फोर्स के स्केड्यूल में शामिल है, तो वो ये वाली सारी पावर्स जो हैं वो पीरा फोर्स अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है रेवेन्यू ऑफिसर में रेफ़र अ केस टू द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। एक बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अपने से छोटे ऑफिसर को क्या कर सकता है, केस दे सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट तैयार करने के लिए। डिसाइड द केस बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के बुनियाद पर क्या करेगा, केस जो है वो केस का फैसला सुनाएगा। बट बिफोर डिसाइडिंग ही मस्ट गिव बोथ पार्टीज़ अ चांस टू बी हेard। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई केस आ जाता है बड़े ऑफिसर कमिश्नर के पास लैंड के रिलेटेड, तो अब कमिश्नर को उस लैंड का नहीं पता, तो वो क्या करेगा, उस लैंड, वो जो लैंड है उस लैंड में जो ऑफिसर होगा, पटवारी होगा, उसको कहेगा कि हाँ भाई आप मुझे ये सारी डिटेल्स इस केस की बताएं, रिपोर्ट तैयार करें, इन्वेस्टिगेशन करें और मुझे दें। फिर उस जो कमिश्नर है उसको सारी रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा, फिर वो दोनों पार्टी जिनके दरमियान डिस्प्यूट होगा उनको बुलाएगा और उसके ऊपर फैसला सुनाएगा उनकी बात सुन के। पर्सन्स हु मे अपीयर बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने आ सकते हैं पर्सन, वो कौन हो सकता है। अ पर्सन मे अपीयर बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर टू मेक एप्लीकेशन एंड परफॉर्म एक्ट अंडर दिस एक्ट ईदर पर्सनली, कोई बंदा जिसको इशू हो वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पर्सनली भी जा सकता है, थ्रू एन ऑथोराइज्ड एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लीगल प्रैक्टिशनर एक वकील टाइप बंदा होता है, उसके ज़रिए या कोई ऑथोराइज्ड बंदे को लेके वो क्या कर सकता है, ऑफिसर के सामने, रेवेन्यू ऑफिसर, कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के, कलेक्टर के सामने जा सकता है, अपना केस जो है वहाँ पे पेश कर सकता है। उसके बाद एक नोट है, इफ़ अ पार्टी हायर्स एन एजेंट और लायर द रेवेन्यू ऑफिसर मे रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ दैट पार्टी। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने कोई वकील हायर कर दिया तो वो सिर्फ वकील नहीं जाएगा, बल्कि साथ उसके जिस पार्टी ने वो बंदा हायर किया वो पार्टी भी साथ जाएगी, ठीक है जी, पर्सनल अटेंडेंस भी उसकी होगी। द फीस ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर विल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट इन प्रोसीडिंग्स अनलेस, इस प्रोसीडिंग्स में, इस सारी प्रोसीडिंग्स में जो आपने वकील किया है उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगी। अगर आप केस जीत जाते हैं तो एंड पे आप कहते हैं कि हाँ भाई हमारा इतना ख़र्चा हो गया इस केस पे, हम तो सच्चे थे, हमें कॉस्ट दी जाए, पैसे दिए जाए जो हमारे लगे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, ये पहले ही बता दिए गए लॉ के अंदर। अनलेस द रेवेन्यू ऑफिसर रिकॉर्ड्स रीज़न इन राइटिंग फॉर अलाउइंग द फीस, अगर फ़ीस देनी भी पड़ती है तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड्स में उसकी रीज़न लिखेगा कि क्यों दी जा रही है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी पावर्स हैं कि वो किसी भी बंदे को समन कर बुला सकता है ताकि उससे एविडेंस या फिर कोई भी किसी किस्म का डॉक्यूमेंट जो है वो लेके उससे बात की जा सके, उससे किसी किस्म का क्या है, प्रूफ मांगा जा सकता है।
अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अ रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन, किसी भी बंदे को समन भेज सकता है, बुला सकता है। हुज अटेंडेंस इज़ नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस, किसी भी काम के लिए जिसका आना ज़रूरी होगा। ठीक है जी। द समन्ड पर्सन मस्ट अपीयर एट द टाइम एंड प्लेस, जिस बंदे को बुलाया जाएगा उसने ज़रूर अपेयर होना है उस टाइम पर और उस जगह पर, मैंशनड इन द समन, जो समन के अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है जी। इधर पर्सनली खुद आए और या बाई ऑथोराइज्ड एजेंट, खुद आए, साथ अपना एजेंट लेके आए, लीगल प्रैक्टिशनर लेके आए। अगर समन में बताया गया कि आप अपना लीगल प्रैक्टिशनर ला सकते हैं तो वो फिर उसको भी ले जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद एक नोट है जी, एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 132 एंड 133 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अप्लाई टू अटेंडेंस रिक्विजिशंस अंडर दिस सेक्शन। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी कुछ सेक्शंस हैं वो एग्जेम्पशंस हैं, मतलब वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं जी, अ समन्ड पर्सन इज़ बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अबाउट द मैटर एग्जामिन्ड एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स आर थिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। जो जिस बंदे को बुलाया गया है, एक तो उसने सच बोलना है, ठीक है, और दूसरा उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो उसने प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया, ये उसकी जिम्मेदारी है। समन्स टू बी इन राइटिंग, समन्स जो भेजने हैं आपने किसी को बुलाने के लिए वो लिखा हुआ होना चाहिए, साइंड, उस पर साइन किया हो, एंड सील्ड, और मोहर भी लगी हुई हो। ठीक है जी। एवरी समन मस्ट बी इन राइटिंग, हर समन जो है जो आपने बुलावा भेजना है वो एक लिखा हुआ लेटर होना चाहिए। इन डुप्लीकेट, उसकी एक कॉपी भी हो। क्लियरली स्टेटिंग द पर्पस फॉर विच इट इज़ इशूड, उसके ऊपर ये क्लियरली मेंशन हो कि क्यों ये समन दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। ठीक है जी। साइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, जिसने जारी किया है उसका साइन होना चाहिए। एंड इफ़ द ऑफिसर हैज़ अ सील, अगर उस ऑफिसर की कोई मोहर है तो वो भी लगी होनी चाहिए। इट मस्ट बियर द सील एज वेल, और सील भी लगी हो, उसकी मोहर भी लगी हो। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, समन्स भेजे कैसे जाएंगे अब वो बताया जा रहा है। अ समन बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर शुड बी सर्व्ड इफ़ पॉसिबल पर्सनली। अब रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो पर्सनली जाके भी समन दे सकता है। ठीक है। और रेवेन्यू ऑफिसर है वो पर्सनली क्या कर सकता है, खुद पर्सन के एड्रेस पर जाके वो समन जो है वो दे सकता है। और होन इज़ ऑथोराइज्ड एजेंट, या फिर उसके एजेंट को उसके घर पे जाके दे सकता है। आर ऑन एन अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, या उसके फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर को वो पकड़ा सकता है, यूजुअली रिजाइडिंग विद इन हिम, जो उसके साथ ही रह रहा हो। इफ़ सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज अबव आर एक्सेप्टेंस इज़ रिफ्यूज, द समन में बी सर्व्ड बाई। अगर फॉर एग्जांपल कि आप वहाँ पे समन नहीं पहुँचा पा रहे या कोई आगे से समन नहीं ले रहा, आगे से बंदा ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है। पहली उन्होंने क्या बताया कि पहला समन तरीका देने का मतलब यह है कि पर्सनली आप उसके एड्रेस पे सेंड कर दें। ठीक है। किसी ऑथोराइज्ड एजेंट को दे दें जो उसको पहुँचा दे, या फिर किसी अडल्ट मेंबर को दे दें जो उसके साथ रहता हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती तो फिर क्या होगा, फिर होगा जी अफिक्सिंग अ कॉपी एट द यूजुअल लास्ट नोन रेजिडेंस ऑफ दैट पर्सन। उस बंदे की जो आखिरी रिहाइशगाह थी उसके बाहर जाके वो समन जो है वो चिपका देना है, वहाँ पे जाके लगा देना है। ठीक हो गया जी। और इफ़ द पर्सन लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो पर्सन अपनी ज़मीन छोड़ के कहीं डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर चला गया, ठीक है, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन से ही बाहर चला गया, बट द केस रिलेट्स टू द लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो केस आपके डिस्ट्रिक्ट में है, फिर क्या होगा। द समन मे बी सेंट बाय द पोस्ट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फिर वो समन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसको भेजा जाएगा। ठीक है। वेयर द पर्सन रिसाइड, जहाँ पे वो रह रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर उसने रहना शुरू कर दिया, हु शैल सर्व इट अकॉर्डिंग टू द सब सेक्शन 1। अब वो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है वो क्या करेगा कि उस बंदे को वो समन पहुंचा देगा। ठीक है जी। अब ये सिचुएशन आपने देख ली कि अगर कोई बंदा अपनी ज़मीन छोड़ के किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला गया, अब ये तो नहीं होगा कि जो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है वो वापस उसके पीछे भागे उसके डिस्ट्रिक्ट में जाए, ऐसा नहीं होगा।
वो समन भेज देगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो गया है उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिसर के पास। अब वो कलेक्टर खुद ही उसको जो है वो समन अपने डिस्ट्रिक्ट में भेज लेगा। तो ये तरीक़ाकार है। एंड अ कॉपी मस्ट आल्सो बी अफिक्स्ड इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस नियर द स्टेट, मतलब है जो उस जो इसकी जगह थी, एस्टेट थी, उसके आसपास जो मशहूर जगह है वहाँ पे उस समन की कॉपी लगा दी जाएगी ताकि वहाँ के लोग पढ़ के वहाँ के लोग जो है उसको बता दें। वेयर द लैंड इज़ लोकेटेड, जहाँ पे लैंड है उसकी ज़मीन है। इफ़ द केस इन्वॉल्व्स मैनी पर्सनस, अगर केस में एक बंदा नहीं है बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंड जो है, एक ज़मीन जो है वो किसी ने 3-4 बंदों ने मिल के जॉइंटली ख़रीदी हुई थी। अब एक बंदा तो नहीं है, अब समन किसको दें ये फैसला करते हैं जी। इफ़ द केस इन्वॉल्व्स मैनी पर्सनस विद द सेम इंटरेस्ट मेकिंग पर्सनल सर्विसेज इम्प्रैक्टिकल, द रेवेन्यू ऑफिसर मे सर्व द समन ऑन पर्सनस ही नॉमिनेट्स। अब ये जो समन है किसी बंदे को भी दिया जा सकता है। एंड पब्लिश अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या होती है, अनाउंसमेंट कर दे। इन्फॉर्मिंग द अदर इंटरेस्टेड पर्सन, एक पर्सन को वो क्या करेगा, वो समन भेज देगा और बाकी पर्सनस को वो क्या करेगा कि प्रोक्लेमेशन कर देगा, अनाउंसमेंट कर देगा कि ये काम हो गया, ये केस हो गया। अ रेवेन्यू ऑफिसर में आल्सो ऑर्डर सर्विस बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी भेज सकता है उस समन को। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक ईमेल और एसएमएस, ईमेल या एसएमएस करके भी किसी को समन भेजा जा सकता है। व्हेन सर्व्ड अंडर सबसेक्शन 4 द रेवेन्यू ऑफिसर मे परज्यूम वैलिड सर्विस। अब ये जो सबसेक्शन 4 है ये जब इस्तेमाल किया जाएगा ईमेल के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए तो ये कोई वैलिड होनी चाहिए सर्विस, अच्छी जानी पहचानी सर्विस होनी चाहिए जो कि वहाँ तक जो है वो डिलीवरी को पॉसिबल कर ले। अच्छा ये एक चीज़ आप देखें, ईमेल और एसएमएस। अब ये जो ईमेल और एसएमएस जाएगा आपको कैसे पता चलेगा कि ये पहुँच गया है उस तक या नहीं पहुँचा? तो उसके फिर कुछ तरीक़ेकार हैं। ईमेल के ऊपर कुछ एक्सटेंशन लगी होती हैं जो डबल टिक शो करवा देती हैं। एसएमएस का भी कोई सिस्टम होगा गवर्नमेंट के पास जिससे को वो इंश्योर कर लेते हैं कि अगले बंदे तक समन पहुंचा है या नहीं पहुंचा। उसके बाद फॉर द पोस्ट एट द टाइम द लेटर वुड नॉर्मली बी डिलीवर्ड, पोस्ट के ज़रिए आपने भेजा है तो जो लेटर है वो टाइम पे पहुंचना चाहिए। फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल, एसएमएस etc अपॉन रिसीट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ डिलीवरी, जब आपको पता चल जाए कि अगले बंदे के पास ये एसएमएस या ईमेल पहुंच गई है तो उसके बाद आपने क्या होना है कि आपकी सर्विस जो है समन की वो कंप्लीट हो जाएगी। मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, आर्डर, प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। अब इसका तरीक़ाकार क्या है नोटिस का, सर्विस ऑफ नोटिस, आर्डर या प्रोक्लेमेशन, ये कैसे करना है, नोटिस कैसे लगाना है, ऑर्डर कैसे भेजना, किसी को ऑर्डर कैसे देना है, या प्रोक्लेमेशन कोई आपने अनाउंसमेंट करनी है वो कैसे करनी है। अ नोटिस, आर्डर, प्रोक्लेमेशन और कॉपी इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी सर्व्ड इन द सेम मैनर एज समन्स। ये समन्स की ही तरह क्या की जाएंगी, लोगों को भेजी जाएंगी। कोई आर्डर भेजना है, कोई कॉपी भेजनी है, कोई भी प्रोक्लेमेशन भेजनी है, कोई भी नोटिस भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे, जैसे वो था आप क्या करेंगे, ईमेल कर देंगे, एसएमएस कर देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे, उसके घर के बाहर लगा देंगे। अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला गया तो कलेक्टर को सेंड कर देंगे, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में उस तक पहुंचा देगा। तो ये इसका तरीक़ाकार वही है। ठीक हो गया जी। सच डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी इनवैलिड ड्यू टू एरर्स इन द नेम और डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन अनलेस द एरर काजेज सब्सटेंशियल इनजस्टिस। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनवैलिड करार नहीं दिए जा सकते अगर उस बंदे के कुछ नाम के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, या उस डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन, या किसी बंदे के डेजिग्नेशन के अंदर कोई एरर आ गया है, तो उस बुनियाद पे आप उस क्या है वो जो समन है या वो नोटिस है उसको गलत करार नहीं दे सकते। जिसको भेजा गया है वो मेन बंदा समझ जाएगा कि उसके अगर थोड़े बहुत स्पेलिंग गलत है, या उसके कोई उसका कोई थोड़ा सा नाम गलत हो गया है, या उसका कोई ओहदा गलत हो गया, तो उससे ये मुराद नहीं है कि उसको समझ ही नहीं आया। ठीक है जी। मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन कैसे की जाएगी, अनाउंसमेंट कैसे। व्हेन इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन द रेवेन्यू ऑफिसर
shall use any mode of publication prescribed under this act। ठीक है जी, इस एक्ट के तहत कोई भी पब्लिकेशन जो बताई गई है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीट ऑफ ड्रम, जिस एरिया में उसकी ज़मीन थी जिसको आपने अनाउंसमेंट करनी थी, वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, कोई ढोल वाला ले जाएंगे और वो ढोल वाला ढोल बजाएगा, लोग आ जाएंगे। ये देहातों में ऐसे मोड्स इस्तेमाल होते हैं, ढोल बजाएगा ढोल वाले और लोग इर्द गिर्द होंगे, वहाँ पे वो फिर लोगों को बता देगा हाँ भाई ये वाली ज़मीन जो है आज के बाद जो है वो क्या हो गई है, सेल हो गई है, या इस ज़मीन के ऑनर को ये बता दिया जाए कि क्या उसको ये नोटिस आया है, तो ये अनाउंसमेंट इस तरह कर दी जाती है। ठीक है जी, बीट ऑफ ड्रम, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि बीट ऑफ ड्रम से भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो आपने कहना जी हो सकता है। और अदर कस्टमरी लोकल मेथड, कोई भी उस तरह मेथड जो है मस्जिद में ऐलान करवा देते हैं लोग, या वहाँ पे कोई किसी नाई को बता देते हैं, इस तरह का कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अफिक्स अ कॉपी इन द कॉन्स्पेशियस प्लेस, जो मशहूर जगह है वहाँ पे उसकी कॉपी लगा देंगे, ऑर्डर की, नोटिस की, किसी भी प्रोक्लेमेशन की, इन आर नियर द लैंड कंसर्न्ड, उस लैंड के आसपास। उसके बाद इंक्वायरीज़ की बात करते हैं। इंक्वायरीज़ अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशल प्रोसीडिंग्स। एवरी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी कंसीडर्ड अ जुडिशल प्रोसीडिंग। कोई भी इंक्वायरी किसी के खिलाफ लगेगी तो वो जुडिशल प्रोसीडिंग ही करार दी जाएगी। ठीक है जी। अंडर सेक्शन 193, 219 एंड 228 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड 1860, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत जो जुडिशल प्रोसीडिंग है वो वाला सारे सेक्शंस जो है वो इस पे अप्लाई होंगे। द रेवेन्यू ऑफिसर होल्डिंग द इंक्वायरी शैल बी डीम्ड अ कोर्ट फॉर पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। जो रेवेन्यू ऑफिसर इंक्वायरी करवा रहा है वो खुद ही क्या है, कोर्ट है, वो खुद ही अदालत है उस इंक्वायरी के पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, आपको कोई मसला होगा आप रेवेन्यू ऑफिसर के दफ्तर पहुंच जाएंगे, वहाँ पे अपनी जाके जो है वो प्रेजेंटेशंस देंगे। एवरी हियरिंग एंड डिसीजन इन सच इंक्वायरी शैल बी पब्लिक। कोई भी हियरिंग होगी, कोई भी फैसला लिया जाएगा वो सारे पब्लिक के सामने लिया जाएगा ताकि सब लोगों को इल्म हो जाए उस चीज़ का। एंड पार्टीज़ आर देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स शैल रिसीव ड्यू नोटिस टू अटेंड। उसके अलावा कुछ पार्टीज़ या उसके रिलेटेड कोई एजेंट्स हैं उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि आप भी आके ये वाली जो इंक्वायरी है, ये हेयरिंग है, इसको अटेंड करें। लैंग्वेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर की ज़बान कौन सी होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसानों के साथ डील कर रहे हैं और आप वहाँ पे इंग्लिश बोली जा रहे हैं, ना किसानों को पता चलेगा ना वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को पता चलेगा। आप उर्दू बोल रहे हैं और उर्दू भी मतलब है, बाज़ किसान ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही उर्दू भी नहीं अच्छी तरीके से समझ सकते, या कुछ उर्दू की ऐसी टर्म्स होती हैं, वर्ड्स आप एडवांस यूज़ कर रहे हैं जो उनको नहीं समझ में आ रहे, तो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल? द गवर्नमेंट में डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रेवेन्यू। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से एरिया में आपने कौन सी ज़बान बोलनी है। ऑफिसर इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस, हर पार्ट ऑफ प्रोविंस के लिए। ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादातर पंजाबी का ही यूज़, पटवारी वगैरह तो पंजाबी ही बोल लेते हैं। जिस एरिया में पंजाब के जो ज़बान बोली जाती है वो पटवारियों को आती होती है वो बोल लेते हैं। अरेस्ट ऑफ डिफ़ाल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट। जो डिफ़ाल्टर है उसका अरेस्ट, उसको अगर अरेस्ट करना है तो वारंट जारी होगा, उसके बाद होगा। इफ़ द एक्ट अलाउज अरेस्ट ऑफ अ डिफ़ाल्टर इट कैन ओनली बी डन थ्रू वारंट इशूड बाय द कम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर। जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक वारंट जारी करेगा। उस वारंट के जारी होने के बाद उस बंदे को, डिफ़ाल्टर को, जिसने लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है गवर्नमेंट का वो पे नहीं किया, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक हो गया जी। द कम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर ये हो गया। उसके बाद 30 की तरफ चलते हैं। पावर टू एंटर अपॉन लैंड आर प्रेमिसेस। किसी की ज़मीन में एंटर होने की जो पावर है, या किसी की भी प्रेमिसेस में एंटर होने की पावर है, उसके बारे में क्या कहता है ये लॉ? A revenue officer or any under his orders may enter land premises for measurement। किसी भी ज़मीन के अंदर जाके
उसकी मेजरमेंट की जा सकती है। ये उसके पास अथॉरिटी है एक लैंड ऑफिसर के पास, या उसका कोई भी उसके नीचे काम करने वाला कोई भी बंदा है, उसकी ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी ज़मीन में पटवारी जैसा कि होता है वो ज़मीन की मेजरमेंट कर सकता है, डिमार्केशन उसकी बाउंड्री लगा सकता है, फिक्सिंग उसके बाद इंस्पेक्टिंग बाउंड्रीज़ लगा सकता है, सॉयल क्लासिफिकेशन सॉयल को क्लासीफाई कर उसको चेक कर सकता है, देख सकता है ये फर्टाइल है अनफर्टाइल है, क्या मसला है, असेसमेंट उसकी जो है वो तज्ज़िया कर सकता है कि ये जो सॉयल है इसके ऊपर क्रॉप्स अच्छी होती हैं या इसके ऊपर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अथॉरिटी है एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास कि वो ये सब चीज़ें जाके चेक कर सकता है। और एनी लॉफुल ड्यूटी रिलेटेड टू द लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड कोई भी ड्यूटी है वो वहाँ पे किसी भी ज़मीन के ऊपर जाके परफॉर्म कर सकता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आपने कहाँ नहीं घुसना। ज़मीन में तो जा सकते हैं, ये ना हो कि आप किसानों के घरों में घुसना शुरू कर दें या उनकी कोई प्राइवेट जगह है या ऐसी जगहों पे आपने नहीं जाना। आपका जो काम है आपने वहीं तक रहना है। डिवेलिंग्स कहते हैं जहाँ पे उनकी रिहाइश है, कैन नॉट बी एंटर्ड विदाउट द ऑक्यूपायर्स कॉन्सेंट। ठीक है जी, मतलब जिस तरह ये जो एग्रीकल्चरल लोग होते हैं उनकी बड़े बड़े घर होते हैं, खुले ओपन एरिया के घर होते हैं, तो वहाँ पे भी आपने एंटर होना है तो उसकी इजाज़त उनसे पहले ले लेनी है। विदाउट गिविंग एटलीस्ट 7 days नोटिस इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अगर आपने किसी की डिवेलिंग वगैरह चेक करनी है, कोई घर की परमिसेस आ रही है लैंड के अंदर, तो वो चीज़ें चेक करनी है तो आपने 7 दिन पहले उसको नोटिस दे देना है किसान को। सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ ऑक्यूपायर्स मस्ट ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। जो सोशल कस्टम्स हैं, ठीक है, वहाँ का समाज जो है और रिलीजियस कस्टम्स हैं उनको आपने ज़रूर क्या करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे क्या हो, अनार्की फैले। उसके बाद है जी प्लेस ऑफ सिटिंग्स जो होनी है वो कहाँ पे होंगी, जो फैसले होंगे इस तरह बैठकें लगती हैं। रेवेन्यू ऑफिसर एक्सेप्ट असिस्टेंट कलेक्टर्स फर्स्ट ग्रेड मे एक्सरसाइज पावर्स एनीवेयर विद इन देयर ज्यूरिस्डिक्शंस। रेवेन्यू ऑफिसर जो है असिस्टेंट कलेक्टर्स के अलावा, फर्स्ट ग्रेड के असिस्टेंट कलेक्टर के अलावा अपनी पावर्स कहीं पे भी वो इस्तेमाल कर सकता है अपनी ज्यूरिस्डिक्शंस के अंदर। और असिस्टेंट कलेक्टर क्या कर सकता है, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड मे एक्सरसाइज पावर एनीवेयर विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो जो उसको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ पे वो भी करेगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रोसीडिंग्स हेल्ड ऑन हॉलीडेज। एनी प्रोसीडिंग, कोई भी मतलब जो केस है उसकी ट्रायल हुआ है, कंडक्टेड बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन अ नोटिफाइड हॉलीडे आर वैलिड। फॉर एग्जांपल जुमे वाले दिन अगर छुट्टी रखी जाती है और कोई जो मसला है उसका सलूशन के लिए बैठक बुला ली जाती है जुमे वाले दिन, और जुमे वाले दिन अगर उसका कोई फ़ैसला है तो वो भी वैलिड ही करार दिया जाएगा। ठीक है जी। एंड शैल नॉट बी कंसिडर्ड इनवैलिड मेयरली बिकॉज दे वर हेल्ड ऑन दैट डे। और उस छुट्टी के वाले दिन की वजह से उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता। उसके बाद है जी सील्स कहते हैं स्टैम्प्स को। द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए प्रेस्क्राइब कर सकती है विच रेवेन्यू ऑफिसर शैल यूज़ अ सील, कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो मोहर इस्तेमाल कर सकता है, स्टैम्प इस्तेमाल कर सकता है। एंड साइज़ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सील फॉर ईच ऑफिसर, उस सील के ऊपर क्या क्या लिखा होगा, उसकी साइज़ क्या होगा, किस तरह की होगी, ये सारी चीज़ें कौन डिफ़ाइन करेगा, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद कॉस्ट्स की बात करते हैं। A revenue officer may award and a portion cost of proceeding under this act in any manner deemed fit। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, may award and a portion costs of proceedings, जो proceedings होनी है, जो केस सुने जाने हैं उसके ऊपर कोई ख़र्चा भी आना है तो वो ख़र्चा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो दे सकता है, उसको ले सकता है। ठीक है, जैसे उसको बेहतर लगेगा। उसके बाद चलते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ऑफिसर ऑर्डर्स दैट कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट
ही मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग फॉर सच एन ऑर्डर। अगर ऑफिसर कहता है कि इसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा उसका हम जिम्मेदार नहीं है, तो उसकी रीज़न लिखेगा और उसका जो है वो सारी वजह लिख के उसको क्या करेगा, ऑर्डर पेश कर देगा कि इसके ऊपर हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके बाद बात करते हैं पेनल्टी की। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू अटेंड आफ्टर बीइंग समन्ड, ऑर्डर्ड, प्रोक्लेम्ड, अगर एक पर्सन को ऑर्डर भी दिया गया, समन भी दिया गया, उसके ऊपर अनाउंसमेंट भी की गई, ढोल भी बजाया गया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो फिर भी नहीं आता, ठीक है, मीटिंग में फिर भी नहीं आता, उस बंदे के पास, ऑफिसर के पास उसको मिलने, उसकी बात सुनने फिर भी नहीं आता, फिर क्या होगा? ही कैन बी फाइंड अप टू 500 रुपीज़। तो ये बात हो रही है 1967 की, तो फिर फ़ाइन भी उसी हिसाब से 500 रुपये लगाया जाएगा, ठीक है जी। ये मे भी अब चेंज हो जाए। अब तो वैसे भी पीरा फोर्स का जो फ़ाइन है वो आपको पता ही है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने ज़्यादा फ़ाइन है। तो ये भी आई होप कि इसको भी ज़रा वो कर दिया जाएगा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए रिवाइज़। बहरहाल आपने क्या याद रखना है कि कोई भी बंदा अगर समन और ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन के बावजूद भी मीटिंग को अटेंड नहीं करता तो उस पर 500 रुपये फ़ाइन लगा दिया जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, ये रेवेन्यू ऑफिसर की डायरेक्शन होगी, रेवेन्यू ऑफिसर उसको चेंज भी कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 2 to 3 चैप्टर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप कहेंगे कमेंट्स के अंदर बताएंगे तो हम नेक्स्ट जो इसके चैप्टर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, उनके ऊपर भी वीडियोस बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।